चलो, अगला हम लोग का टॉपिक इसमें है एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ऑक्साइड। देखा जाए, पहले थोड़ा सा ग्राफ को समझ लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं। देखो, पिछले क्लास में हम लोग देखें अगर तो आपको एक ग्राफ खिंचवाए थे कुछ इस तरह से, CO2 का। ये कॉपर का लाइन था, इस तरह से हम लोग कोई लाइन जाता है जो आपका CCO का लाइन होता है। इसी में आपका एक लाइन होता है जो CO2 का होता है। और इसी में अगर जिंक का लाइन खींचें तो जिंक का लाइन हम लोग का कुछ इस तरह से होता है। चलो समझा जाए यहाँ से। अब ये जो लाइन हम लोग लिखे हुए हैं इसको हम लिख रहे हैं कि ये लाइन जो है हमारा CuCO2 का लाइन है। ठीक है, ये लाइन का जगह है CuCO2 का। और ये जो लाइन है वो है तुम्हारा CCO लाइन। ठीक है, और ये जो लाइन हम ग्रीन वाला खींचे हैं ये है तुम्हारा CO2 लाइन। और ये जो लाइन हम खींचे हैं इस तरह से ये है तुम्हारा ZNO लाइन। ठीक है, ध्यान रखना है। चलो, यहां से अब तुम ध्यान दो, देखो यहां पर हम लोग कट हुआ है ना। चलो, तो यहाँ पर जो आपका टेम्परेचर है, यहाँ पे टेम्परेचर वो लगभग 1140 केल्विन के आसपास या 1180 केल्विन। यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो आपका होता है 1180 केल्विन के आसपास होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो कट लाइन है, यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो आपका होता है लगभग 1270 केल्विन। ठीक है, अब इस ग्राफ को ध्यान से देखा जाए। ठीक है, तो ध्यान, हमको क्या चीज का पढ़ना है, जिंक वाले को देखना है। नहीं, तो हमको सबसे पहले क्या चेक करना है कि ZNO हमको पहले सब चेक चेक करना है यहाँ पर कि फॉर द रिडक्शन ऑफ ZNO, for the reduction of ZNO when carbon act as reducing agent, यही हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमको देखना है कि कार्बन कब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, किसके लिए, जिंक ऑक्साइड के लिए। तो कब काम करेगा, जब कार्बन का ग्राफ नीचे होगा। तो ग्राफ नीचे कार्बन का चलो देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें हम लोग तो यहाँ पर ग्राफ क्या हुआ है, नीचे हो गया है। नहीं, 1270 केल्विन पर ग्राफ कहाँ आ गया है, नीचे आ गया है। नहीं, कार्बन का ग्राफ। ठीक है, तो 1270 केल्विन पर हम लोग का ग्राफ जो है वो नीचे आ गया है। आया है ना जी, कि नहीं आया, आया है।
तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या कि एबव 1270 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है, 1270 केल्विन टेम्परेचर के बाद, बोल सकते हैं 1270 केल्विन टेम्परेचर के बाद, ठीक है, क्या हो रहा है 1270 केल्विन टेम्परेचर के बाद क्या हो रहा है हम लोग का कि सीओ लाइन लाई बिलो जेडेनो लाइन, बोलो ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो एबव 1270 केल्विन टेम्परेचर कार्बन या कोक एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट फॉर ZnO, जिंक ऑक्साइड के लिए कैसे काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, नहीं यानी कि हम लोग ऐसे लिख सकते थे क्या भाई, ZnO प्लस कार्बन, नहीं टेम्परेचर ग्रेटर देन 1270 केल्विन होगा, नहीं क्या होगा, Zn अलग हो जाएगा और कार्बन ऑक्सीजन एक साथ हो जाएंगे, कार्बन ऑक्सीजन गैस, बोलो दिक्कत है, नहीं। तो कोई पूछता है कि जिंक का रिडक्शन कब होगा, नहीं यानी कि जिंक के लिए कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कब करेगा, तो जब टेम्परेचर हम लोग क्या होगा 1270 केल्विन से ज्यादा होगा तब, नहीं तो ये बात ध्यान रखना होगा। तो ये बात हम लोग उस हिसाब से बना सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, है हाँ टेम्परेचर फिक्स रहता है, टेम्परेचर हम लोग का चेंजिंग नहीं होता है, ध्यान रखना है। तो इसमें टेम्परेचर दो दिया रहता है, जैसे कार्बन का अगर आप देखिएगा ना तो दो जगह दिया रहता है, एक 1180 केल्विन पे दिया होगा और एक 1270 केल्विन पे दिया होगा कार्बन का, बस में रहे, नहीं कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना वो टच करता है कहाँ पर 1180 पर, नहीं और कार्बन से CO2 बदलता है वो टच करता है कहाँ पर 1270 केल्विन पर। तो हम लोग सीधे मानते हैं कि कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कब करेगा, सीधे सीधी जब टेम्परेचर 1270 केल्विन से ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि उस बोलो नहीं हम खुद से एज्यूम नहीं किए हैं, ये एक्यूरेट टेम्परेचर हम बता रहे हैं, बस में रहे, ये हम खुद से एज्यूम करके नहीं बता रहे हैं, एक्यूरेट टेम्परेचर ये होता है वो बता रहे हैं, ठीक है। चलो अब इस ग्राफ में हम लोग को दूसरा पॉइंट देख लें। एक बात देखो तो ये देख रहे हो CO का लाइन, ये हमेशा क्या जा रहा है ऊपर जा रहा है, नहीं ये CO जो है क्या जिंक ऑक्साइड के लिए कभी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है, नहीं करेगा, ध्यान रखना है, क्योंकि जो हम लोग ग्राफ दिया हुआ है उस ग्राफ में ये ऊपर जाएगा और धीरे धीरे ये पैरेलल होने लगता है, यानी जल्दी से कट नहीं करता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम लोग क्या दिया दिया जाता है यहाँ पर, हम लोग कहा जाता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड CO नेवर एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट फॉर किसके लिए जिंक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड नेवर एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट फॉर ZnO, क्यों ऐसा, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड का लाइन हमेशा जिंक ऑक्साइड के लाइन के क्या होता है ऊपर होता है, ध्यान रखना है, नहीं हम लोग क्या बोल रहे हैं बिकॉज CO2 line is always above ZnO लाइन। तो हम लोग को तो पढ़ाया गया है क्या कि कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कब करेगा, जब लाइन नीचे होगा, नहीं तो कार्बन CO2 का लाइन हमेशा क्या होता है ZnO लाइन के ऊपर रहता है। तो अगर ऊपर रहेगा तो क्या कभी भी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो जिंक ऑक्साइड के लिए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, नहीं, यानी हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। ZnO आप प्लस अगर CO लिखते हैं
तो ZnO+CO लिख के अगर हम लोग बोले यहाँ पर कि हम लोग ऐसे बना दें कि जिंक हम लोग का अलग हो जाए और प्लस CO2 गैस हम लोग का अलग हो जाए, तो ये लिखना क्या है, गलत है। ध्यान रहेगा नहीं? तो ये दो बात हम लोग को ध्यान में आ गया। तो ये समझ में आ गया कि जिंक ऑक्साइड के लिए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कौन करेगा, कार्बन। कब करेगा, जब टेम्परेचर 1273 केल्विन से ज्यादा होगा। इतना में दिक्कत है? चलिए दूसरे पॉइंट पे आइए, ग्राफ को थोड़ा फिर से देखिए। आपको अगर याद हो तो हम लोग यहाँ पर जो कॉपर का लाइन खींचे थे पिछले क्लास में, अगर आपको ध्यान हो तो आप याद कीजिए, हम लोग कहे थे कि यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो लगभग 500 केल्विन के आसपास होता है। याद है? यहाँ पे टेम्परेचर हम लोग कहे थे 500 केल्विन के आसपास में होता है। नहीं तो ध्यान रखिएगा कि कॉपर का रिडक्शन बहुत लो टेम्परेचर पे होता है। कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन बहुत लो टेम्परेचर पे होता है, जबकि जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है। तो ये पॉइंट भी याद रखने वाली बात है, ध्यान रखना है। यहां से हम लोग क्या याद रखेंगे, एक और पॉइंट कि रिडक्शन ऑफ Cu2O occurs at very low temperature, at very low temperature। नहीं, यानी कि हम यहाँ ऐड कर दिए टेम्परेचर एवॉव 500 केल्विन, ठीक है। बट रिडक्शन ऑफ ZnO occurs at very high temperature, very high temperature। कितना भाई, एवॉव 1270 केल्विन। बोलो दिक्कत है? इस नाम में किसी को दिक्कत नहीं ना है? तो हम लोगों को दो तीन बात समझ में आ गया कि जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन करने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट कौन यूज करेंगे, कार्बन। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 1270 केल्विन से ज्यादा। ये समझ में आ गया। कार्बन मोनोऑक्साइड कभी भी जिंक ऑक्साइड के लिए रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो सकता है, ये समझ में आ गया। ये समझ में आ गया कि कॉपर ऑक्साइड का जो रिडक्शन होता है वो लो टेम्परेचर पे होता है, जबकि जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हाई टेम्परेचर पे होता है। इतना समझ में आ गया। चलो अब आते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड पर। इतना पॉइंट समझने के बाद अब आते हैं एक्चुअली एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ऑक्साइड, फ्रॉम जिंक ऑक्साइड। एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ऑक्साइड। चलो तो यहां से हम लोग देखें अगर, तो क्या समझ में आता है, स्टेप्स। क्या स्टेप्स होने चाहिए, ध्यान रखना है, ठीक है। क्या स्टेप हम लोग करना है, तो सबसे पहला वही ग्राइंडिंग एंड पल्वराइजेशन। पल्वराइजेशन, ग्राइंडिंग एंड पल्वराइजेशन, फर्स्ट स्टेप तो वही होगा। सेकेंड स्टेप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। सेकेंड स्टेप है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। नहीं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में आप क्या करते हो, हाइड्रोलिक वॉशिंग, हाइड्रोलिक वॉशिंग करते हैं। नहीं, इसमें मैग्नेटिक सेपरेशन आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, लिख सकते हो आप। मान लो मन किया लिख दीजिए मैग्नेटिक सेपरेशन। इसके बाद थर्ड क्या करेंगे, कैल्सिनेशन की रोस्टिंग। कैल्सिनेशन गधा सब वह तो है, कितना ना पढ़ता है सबकी। कैल्सिनेशन बताया गया है। रोस्टिंग कब करते हैं, जब सल्फाइड ओर हो तब। कैल्सिनेशन कब करते हैं, जब ऑक्साइड ओर हो और जब कार्बोनेट ओर हो, तो कौन यूज करते हैं, कैल्सिनेशन। ऐसा हाल है ना, कट रहा है कोई सौ जिंदगी, नहीं कह रहे हैं। चलिए अगले स्टेप पे आइए। कैल्सिनेशन करने के बाद क्या करते हैं, स्मेल्टिंग। क्या करते हैं, स्मेल्टिंग। चलो स्मेल्टिंग के लिए क्या करना है, स्मेल्टिंग के लिए बोल रहा है क्या कि आप जिंक ऑक्साइड जो ओर है उसका पाउडर बना दीजिए।
नहीं, और कोक ले लीजिए, कोयला का पाउडर ले लीजिए, ठीक है, ओर का पाउडर, कोयला का पाउडर मिक्स कर दीजिए, ठीक है, और मिट्टी ले लीजिए, मिट्टी का पाउडर, और तीनों को मिक्स कर दीजिए, और मिक्स करके छोटा छोटा ब्रिक्स बना दीजिए। क्या बना दीजिए? छोटा छोटा ब्रिक्स बना देना है आपको, ठीक है, और उस ब्रिक्स को आपको हीट सप्लाई करना है, हाई टेम्परेचर पर हीट करना है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? स्मेल्टिंग के लिए क्या करना है? मिक्स, मिक्स ओर पाउडर, मिक्स ओर पाउडर, कोक पाउडर एंड clay powder and formed a small bricks and formed a small bricks, छोटे छोटे ईंट बना देने हैं, ठीक है। नाउ सप्लाई टेम्परेचर, नाउ सप्लाई टेम्परेचर एबव 1270 केल्विन। नाउ सप्लाई टेम्परेचर एबव 1270 केल्विन, 1270 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ सप्लाई करो, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली यहाँ लिखा रहता है, अगर हम लोग दूसरे बुक को पढ़ें तो वहाँ लिखा रहता है अप्रॉक्सीमेटली 1672 केल्विन, ठीक है। चलो, तो क्या करें स्मेल्टिंग के लिए? मिक्स ओर पाउडर, कोक पाउडर एंड क्ले पाउडर एंड फॉर्म्ड ए स्मॉल ब्रिक्स। नाउ सप्लाई टेम्परेचर एबव 1270 केल्विन, यानी अप्रॉक्स 1672 केल्विन तक इसको हीट करना है, सप्लाई करना है पूरा हीट। नहीं तो जैसे ही हीट सप्लाई करेंगे तो हीट सप्लाई करने पर अब क्या होगा भाई? नहीं तो देखो, तो हीट सप्लाई करने पर आपका जो ZnO होगा, नहीं नाउ यहाँ लिख दिए, नाउ क्या होगा? जिंक ऑक्साइड जो है वो कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा, ध्यान रखना है, और कार्बन के साथ रिएक्शन करके ये क्या बनाएगा इस टेम्परेचर पर? तो हम लोग का बनाएगा Zn सॉलिड और प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो गैस है, वो तो उड़ता जाएगा, जो कोयला होगा मट्टी में तो जलता गया, उड़ता गया, नहीं, ठीक है। चलो, अब हमारे कंटेनर में क्या बच गया? नाउ इन कंटेनर ओनली जिंक एंड क्ले इज प्रेजेंट, यही ना प्रेजेंट रह गया, ठीक है, यानी जिंक के पार्टिकल बच गए और मिट्टी बच गया, ठीक है। चलो, अब ध्यान रखना है कि द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ जिंक, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ जिंक इज वेरी लो। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ जिंक जो होता है वो बहुत कम होता है इन कंपेरिजन टू क्ले, जो मिट्टी होता है उसके रिस्पेक्ट में जिंक का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत कम होता है। वोलेटाइल मेटल है, मुलायम मेटल है जिंक, ध्यान रखना है। तो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ जिंक इज वेरी लो विथ रेस्पेक्ट टू क्ले। जो क्ले आप लिए हो उसके सापेक्ष में उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है। चलो अब यहां से देखते हैं, ये ले लिए हम एक बर्तन, ठीक है, इस बर्तन में हमारे पास है, ये गोल गोल दिख रहे हैं तुमको, ये सब क्या है? जिंक, क्या है? जिंक। इसी में डाल दो रेड रेड, ये क्या है? मिट्टी, लाल मिट्टी। लाल मिट्टी कहाँ की है? ध्यान में है? नहीं बोलता पानीपत की, कहाँ लड़ाई नहीं हुआ था, विश्व युद्ध की लड़ाई जहाँ हुई थी, आज भी वहाँ की मिट्टी लाल है, कुरुक्षेत्र पानीपत, ये सब का मिट्टी अभी भी लाल होता है। नहीं, इतना लोगों का खून बहा है वहाँ पर, नहीं तो यहाँ पर मिट्टी क्या है? रेड है। चलो अब ध्यान दें, ये हम लोगों का हो गया इधर, ये आ गया इधर, इसको घुमा दो इधर, इसको घुमा दो इधर, और एक और बर्तन यहाँ से बना दो, ठीक है। अब इस बर्तन को क्या करो? बर्फ लगा दो। चलो बर्फ लगा दिया जाए, थोड़ा वाइट वाइट बर्फ लगा दिया जाए इसमें। ये आइस क्यूब्स है, क्यूब बोलना गलत है, ये क्या है? आइस स्फीयर है।
चलो अब इसमें हम लोगों का है, ये जो हम लिखे हुए हैं ये क्या है, जिंक, जिंक का पार्टिकल है। और ये जो रेड वाला लिखे हुए हैं ये क्या चीज का पार्टिकल है, क्ले का पार्टिकल है। चलो जिंक का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कम है। तो जिंक का अगर मेल्टिंग पॉइंट कम है, अगर इसको तुम हीट सप्लाई कर रहे हो, नहीं तो जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा वो पहले वेपर में कन्वर्ट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। और ये वेपर में कन्वर्ट होगा और कन्वर्ट होकर कहाँ जाएगा, इस बर्तन में इकट्ठा होगा कि नहीं होगा, होगा ना जी। हमको उतना ही हीट सप्लाई करना है जिससे सिर्फ जिंक के पार्टिकल मेल्ट करें, वही वेपर में कन्वर्ट करें। नहीं तो यहाँ से जिंक के पार्टिकल वेपोराइज होंगे और वेपोराइज होके इस बर्तन में आएंगे, और इस बर्तन में क्या लगा हुआ है, बर्फ लगा हुआ है, ये क्या है, आइस। तो क्या करेंगे, वो वेपर को ठंडा कर देंगे और कंडेंस करके उनको लिक्विड फॉर्म में यानी मेल्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे। तो यहाँ से वो क्या मिल गया, जिंक का मेल्ट, मेल्ट ऑफ जिंक, मेल्ट ऑफ जिंक आपको मिल गया, मिला कि नहीं मिला, नहीं। तो इस तरह से आपका मिट्टी इस बर्तन में रह जाएगा और आपके जो जिंक के मेल्ट हैं वो इस बर्तन में इकट्ठा हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे। तो इस तरह से आपको प्योर जिंक अलग कर लीजिए, मिट्टी को अलग कर लीजिए, अलग होगा। जलाने के लिए, जलाने के लिए मिट्टी नहीं जलता है, ईटा कैसे बनता है, हैं? ईटा बनता है ना वैसे ही, नहीं उसी छोटा छोटा ब्रिक बनाएंगे। खपड़ा उपड़ा देखते हैं, पहले खपड़ौल का घर था, नहीं तो कैसे बना, जला के ही नहीं बना था, उसको पक्का किया था। अभी भी जो मटका बनता है कैसे बनता है, वैसे ही बनता है, नहीं अब उनको मारने पे वो टूट जाते हैं, बस में रहे। तो इनका करने का तरीका कुछ इसी टाइप का है। तो जैसा हम लोग को बुक में लिखा रहता है वैसा ही हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, पढ़िए तो, खड़ा होकर पढ़िए, कस कस के पढ़िए। ये समझ में आया लाइन, हाँ कॉपर का रिएक्शन करने में कम टेम्परेचर लगता है, जिंक का रिएक्शन करने में ज़्यादा टेम्परेचर लगता है। ये समझ में आ गया, आगे पढ़िए। क्या लिख रहा है कि हमको ब्रिक्स बनाना है, कोक से, क्ले से और जिंक पाउडर से, समझ में आया, अगला लाइन पढ़िए। उसका रिएक्शन दे दिया है, दिक्कत है। तो उसी को जिसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा करके समझाए उसी को वो शॉर्ट फॉर्म में समझाता है, दिक्कत है। तो इतना में दिक्कत नहीं ना है, कर सकते हैं। चलिए इसमें दिक्कत, चलो तो इस तरह से हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक देख लिए। अब इसमें आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ अल्मुनियम फ्रॉम बॉक्साइट, उसको थोड़ा देखा जाए। चलो जी अगला हम लोग का टॉपिक इसमें आ गया एक्सट्रैक्शन ऑफ अल्मुनियम फ्रॉम बॉक्साइट और, चलो यही टॉपिक दिया है क्या, और कोई टॉपिक है, तो वो तो हम लोग पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल का मतलब होता है कि वह प्रोसेस जिसमें मेटल का एक्सट्रैक्शन इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस की तरह किया जाता है, नहीं उसी का डेफिनेशन हम लोग लिखा नहीं है पहले, कब जब हम लोग इलेक्ट्रो रिफाइनिंग पढ़ा रहे थे कॉपर का, तब डेफिनेशन लिखवाए थे, ठीक है। चलिए
अब हम लोग का आ रहा है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट और, समझा जाए इसको। चलिए अब इसको अगर देखें हम लोग ध्यान से, तो सबसे पहले बॉक्साइट पे आते हैं। बॉक्साइट जिसका नॉर्मल फॉर्मूला हम लोग को लिखे रहते हैं Al2O3.2H2O, प्लस में यहाँ रहता है इम्प्यूरिटीज, प्लस में यहाँ रहता है इम्प्यूरिटीज, ध्यान रखना है। तो ये हम लोग का दिया हुआ है Al2O3.2H2O। अब वो नोट्स हो गया है पुराना, जो नोट्स हम आगे पीछे कर रहे हैं ना, वो नोट्स हो गया है पुराना, नहीं अब पढ़ाने का तरीका चेंज, बस में आ रहा है। वो हमेशा कुछ ना कुछ चेंज कर देता है, अब वो नोट्स हो गया बहुत पहले का, नहीं तो कुछ चीज़ उसके सिस्टम से मिलेगा, कुछ उसके सिस्टम से नहीं मिलेगा, क्योंकि अब आदमी धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते नहीं लगता है कि अच्छा ऐसे समझाएंगे ज़्यादा समझ में आएगा, ऐसे समझाएंगे ज़्यादा समझ में आएगा, तो उस हिसाब से आदमी अपना ट्रेंड क्या करता है, चेंज करते जाता है, ध्यान रखना है। तो इसमें जहाँ दिक्कत हो वहाँ बोलिएगा। चलिए, तो बॉक्साइट का मतलब हो गया हम लोग का Al2O3.2H2O प्लस इम्प्यूरिटीज, यही आपका बॉक्साइट है। अब हम लोग को ध्यान रखना है कि हमको बॉक्साइट के लिए अगर हमको एल्यूमिना इसमें सॉरी एल्युमिनियम इसमें से निकालना है तो क्या स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को समझते हैं। चलो स्टेप्स देखा जाए तो फर्स्ट स्टेप तुम जानते हो, फिर वही काम क्या, ग्राइंडिंग एंड पल्वराइजेशन। ध्यान रखना किसी का भी आएगा ना तो ये सब जरूर लिखना, पल्वराइजेशन ध्यान रखना है फर्स्ट। सेकेंड स्टेप कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर करेंगे ही, ध्यान रखना है। कंसंट्रेशन में हाइड्रोलिक वॉशिंग कॉमन है, हाइड्रोलिक वॉशिंग सब में कॉमन डाल सकते हो, ये भी कॉमन है। मैग्नेटिक सेपरेशन, चलो ये भी समझ में आ गया। अब अगला क्या करते हैं, कैल्सिनेशन, सही है। अगला स्टेप तीसरा हम लोग करेंगे इसमें कैल्सिनेशन। अब हम लिख नहीं रहे हैं कि कैल्सिनेशन का क्या क्या होता है, वो आपको अपने से लिखना है, नहीं तो अगला स्टेप हम लोग का कैल्सिनेशन, ठीक है। अब अगला स्टेप 4, नहीं जिसको आप स्मेल्टिंग कहते हो, लेकिन यहाँ पर स्मेल्टिंग नहीं होता है। आप याद कीजिए हम बताए थे कि स्मेल्टिंग का मतलब होता है कि किसी भी मेटालिक ऑक्साइड का रिएक्शन कार्बन से या कार्बन मोनोऑक्साइड से करवाया जाता है, लेकिन ये जो विधि है, ये जो प्रोसेस है, ये सिर्फ उन्हीं मेटालिक ऑक्साइड पर लागू होगा जो मेटालिक ऑक्साइड नॉन रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव नेचर के होते हैं। जो मेटल मोर रिएक्टिव नेचर के होते हैं जैसे पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, नहीं एल्युमिनियम, इनके ओर में से मेटल को निकालने के लिए, इनके ओर में से मेटल को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस, ये हम बताए थे। अब देखो इसमें एक चीज और हम लोग ऐड कर लेंगे, यहाँ जो कंसंट्रेशन ऑफ ओर करते हैं इसमें हाइड्रोलिक वॉशिंग होता है, मैग्नेटिक सेपरेशन होता है, और याद करो हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ ओर में कैल्सिनेशन के पहले, थोड़ा सा कैल्सिनेशन हम मिटा रहे हैं, कैल्सिनेशन के पहले याद करो एक और स्टेप होता था कंसंट्रेशन करने के लिए, लीचिंग। नहीं हम लोग लीचिंग करते थे, बॉक्साइट में से एल्यूमिना को निकालने के लिए क्या करते थे, लीचिंग। तो वो भी हमको लिखना होगा यहाँ पर, क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अगला स्टेप लीचिंग, ध्यान रखना है। लीचिंग के कारण क्या होता है, लीचिंग के कारण याद है हम लोग का बॉक्साइट में से प्योर एल्यूमिना हम लोग को मिल जाता है, ध्यान रखना है। तो हम यहाँ लिख रहे हैं बाय लीचिंग प्रोसेस, by leaching process we get pure alumina, alumina का फॉर्मूला Al2O3, we get pure alumina from bauxite, याद है पढ़े थे हम लोग। अब इसमें फोर्थ स्टेप में क्या लिखेंगे, कैल्सिनेशन। फोर्थ स्टेप में क्या लिखेंगे, कैल्सिनेशन। बोलो इतना में दिक्कत है पहले, अब आगे बढ़ सकते हैं। चलो अब अगला स्टेप जो हम लोग का है फिफ्थ स्टेप, वो हम लोग का होगा इलेक्ट्रोलाइसिस।
क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ किसका? एल्यूमिना। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिना Al2O3 फ्रॉम टू गेट क्या? एल्युमिनियम। बोलो दिक्कत है? अब हमको क्या करना है? इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ेगा किसका? एल्यूमिना का, टू गेट एल्यूमिना एल्युमिनियम। एल्युमिनियम प्राप्त करने के लिए हम लोग को इलेक्ट्रोलाइसिस करना होगा। चलो अब समझते हैं। अब एल्यूमिना के बारे में कुछ बात ध्यान दें तो ये बोल रहा है क्या कि एल्यूमिना जो होता है Al2O3 इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है और हमको इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है किसका? Al2O3 का। तो इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने के लिए Al2O3 किस फॉर्म में होना चाहिए? मेल्ट फॉर्म में। किस फॉर्म होना चाहिए? मेल्ट फॉर्म के लिए ध्यान रखना है। हम यहां लिख रहे हैं कि फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिना, for electrolysis of alumina must be in melt form। ध्यान रखना है, must be in melt form, उसको मेल्ट फॉर्म में होना पड़ेगा। नहीं, बट यहां प्रॉब्लम क्या है? बट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ alumina is very high। melting point of alumina is very high, approximately 2223 केल्विन। अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? 2223 केल्विन के आसपास में इसका होता है। नहीं तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है भाई। नहीं, अब जिस बर्तन में रखेंगे और उसमें इसको लगेंगे गलाने, नहीं तो इतना ज्यादा टेम्परेचर है कि हो जाता है जो कैथोड एनोड डाले हैं वही पिघलने लगे। बात समझ में आ रहा है? तो एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगा। तो क्या उपाय किया जाए? इसके मेल्टिंग पॉइंट को घटाना पड़ेगा। तो इसके मेल्टिंग पॉइंट को घटाने के लिए हम लोग इसमें नमक डालते हैं। क्या डालते हैं? नमक। ध्यान रखना है। टू डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ alumina we put cryolite and fluorspar ध्यान रखना है। टू डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना वी पुट क्रायोलाइट एंड फ्लोरोस्पार इन इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। इस इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में हम लोग क्या डाल दिए? क्रायोलाइट और फ्लोरोस्पार। ध्यान रखना है। अब ध्यान समझो, यहां पर आगे ही बढ़ते हैं, देखा जाए, ध्यान से देख लो। यहां से हम लोग लिखे क्रायोलाइट, CRYOLITE, क्रायोलाइट। नहीं तो क्रायोलाइट का फॉर्मूला भी हम लिखे Na3, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता भी है, AlF6, Na3AlF6 एंड फ्लोरोस्पार, FLUORSPAR, फ्लोरोस्पार, जिसका फॉर्मूला होता है CaF2, कैल्शियम फ्लोराइड। नहीं तो क्रायोलाइट एंड फ्लोरोस्पार जो है ये क्या है? आर सॉल्ट्स। ये क्या है? सॉल्ट्स। ध्यान रखना, ये नमक है। नहीं तो किसी भी चीज को गलाना हो, पचाना हो तो क्या डालते हैं? नमक। देखे हैं कभी? कहाँ देखे हैं गलाने पचाने के लिए नमक डाला जाता है? चिकन खाते हैं, नहीं तो नमक डाल दिया जाता है, देखते हैं कितना गल पच जाता है। नहीं, या हम लोग देखे हुए थे जैसे हाथी मरता है, नहीं तो हाथी को क्या कहता है ना, गड्ढा खोना जाता है और हाथी को क्या कहता है, उसमें डाल दिया जाता है, गड्ढे में गिरा दिया जाता है और पूरा बोरा का बोरा नमक जो है उसमें उझिल दिया जाता है उसके शरीर पर। बस में आ रहा है? नहीं, ताकि हड्डी का जो उसका जो पूरा मांस है वो क्या हो जाए? गल जाए। फिर हाथी का हड्डी खींच लिया जाता है उसमें से, उसमें पूरा सिक्कर बांध के मट्टी से तोप दिया जाता है, लेकिन सिक्कर बांध के एक सिक्कर बाहर रहता है। बस में आ रहा है? ठीक है। उसके बाद जब उसे खींचा जाएगा ना तो पूरा हड्डी, उसका पूरा कंकाल खींचा जाता है।
थोड़ा सा मट्टी हटा के, तो उससे क्या होता है कि जानते हैं, हाथी का हड्डी भी जो बिकेगा ना, वो भी कम से कम 7-8 लाख में बिकेगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। उसका हड्डी जो होता है कुछ यूनिक होता है, जिससे क्या कहते हैं, बहुत कीमती विपन्स भी बनते हैं, मतलब हथियार भी बनते हैं, और क्या कहते हैं, ऑर्नामेंट्स भी बनते हैं। बात समझ में आ रहा है? और इसका मेडिसिनल यूज भी बड़ा ज़्यादा है। बात समझ में आ रहा है? जैसे हाथी का जो दांत होता है वो लगभग 80,000 रुपये किलो बिकता है। नहीं, इतना छोटा दांत अगर उसका काट लिया जाए तो 80,000 रुपये किलो बिकेगा। इतना बड़ा अगर मिल गया दांत, नहीं तो समझिए कि 10 किलो का हो गया, 8 लाख का सामान हो गया। बस में आ रहा है? तो अच्छा खासा बिकता है हाथी का दांत। तो हाथी रखना भी एक बिजनेस है, लेकिन कच्चा धंधा है। गलती से कहीं मर गया तो दाम भी है, 40-50 लाख रुपए दाम है। देखा जाए, क्रायोलाइट एंड फ्लोरोस्पार आर सॉल्ट्स। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, दे आर सॉल्ट्स, दे डिक्रीजेज, दे डिक्रीजेज, या ऐसे लिखें कि दे आयोनाइज, दे आयोनाइज या डिसोसिएट, दे डिसोसिएट Al2O3, they dissociate Al2O3 and decreases the melting point, of alumina Al2O3 from 2223 केल्विन टू 1140 केल्विन। समझ रहे हो टेम्परेचर कितना घटा दिया? 2223 केल्विन से कहाँ ला दिया? 1140 केल्विन पर। यानी नमक का असर देखो। बस में रहा है? ऐसे हम लोग नॉर्मली अगर प्याज को गलाएं तो बहुत ज़्यादा तक हीट करना पड़ेगा और जल्दी नहीं गलेगा। नहीं, कुकर में प्याज रख दो काट के, तनी मनी 1 चम्मच नमक डाल दो और कुकर चढ़ा दो, 1 से 2 सीटी में पूरा प्याज पानी। बस समझ में आ रहा है? नहीं तो नमक का ताकत देखिए कितना होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्रायोलाइट एंड फ्लोरोस्पार क्या है? सॉल्ट्स है। ये क्या करते हैं? दे डिसोसिएट Al2O3 एंड डिक्रीजेज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ Al2O3 फ्रॉम 2223 केल्विन टू 1140 केल्विन। ठीक है, साथ साथ हम लोग क्या कहा गया कि दे डिसोसिएट, इसी बात को बोल रहा है कि दे ऑल्सो आयोनाइज Al2O3 into Al3+ and O2-। ये क्या करते हैं? उनको तोड़ देते हैं, आयोनाइज कर देते हैं। ध्यान रखना है, ठीक है? कौन? क्रायोलाइट और फ्लोरोस्पार। ये बोल रहा है दे ऑल्सो आयोनाइज Al2O3 into Al3+ and O2-। ड्यू टू दिस Al2O3 becomes good conductor of इलेक्ट्रिसिटी। ध्यान रखना है, ठीक है? यहां से नोट करके पॉइंट ध्यान रखिएगा कि अगर अगर क्रायोलाइट और फ्लोरोस्पार नहीं डाला जाए तो ध्यान रखिएगा प्योर एल्यूमिना इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेरी बात समझ में आ रही है? हम क्या बोल रहे हैं? नहीं, आपको इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए पहले तैयार करवाना है। किसको? एल्यूमिना को। वो तैयार नहीं है, नहीं, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा, तो पहले मेल्टिंग पॉइंट कम करने के लिए उसमें नमक डाल दिया गया। नहीं, जो उसको गलाने लगा, जब गलने लगा तो कम ही टेम्परेचर पर वो मेल्ट कर गया। बात समझ में आ रहा है? फिर क्या हुआ कि जो प्योर एल्यूमिना होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। यानी कि अगर आप एक बर्तन ले लीजिए और इस बर्तन में क्या ले लीजिए? Al2O3 ले लीजिए, इसको पानी में डाल दीजिए। नहीं, तो पानी में डालिएगा तो पानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कब करता है? जब उसमें आयंस हो। नहीं, तो Al2O3 कैसा कंपाउंड है? कोवैलेंट कंपाउंड है। ये कैसा कंपाउंड है? कोवैलेंट कंपाउंड है। तो ये आयोनाइज होता ही नहीं है, आयंस प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो आयंस नहीं प्रोड्यूस करेगा तो ये क्या होगा? गुड कंडक्टर कि बैड कंडक्टर? बैड कंडक्टर होगा।
ध्यान रखना है, ये बैड कंडक्टर है। लेकिन अब इसी बर्तन में आप क्या कीजिए, बर्तन में एल्यूमिना ले लीजिए Al2O3 और ऊपर से डाल दीजिए Na3Al F6 नहीं, या CaF2 फ्लोरोस्पार डाल दीजिए नमक। नहीं, वो क्या करेगा, इनको तोड़ देगा। कौन सी में, Al3+ में और O2- में आयन प्रोड्यूस करने लगे। अब आयन प्रोड्यूस करने लगे तो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होंगे तब ना इलेक्ट्राइसिस होगा, क्योंकि इलेक्ट्राइसिस का मतलब है कि इलेक्ट्रिक करंट के माध्यम से आपको मेटल प्राप्त करना है, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना चाहिए ना सोल्यूशन में। मेरी बात समझ में आ रही है, इतना में दिक्कत। चलिए समझिए, अब ले लिए बर्तन, ये आ गया बर्तन। इसी पर देखिए बर्तन में हम लोग एक और यहाँ लाइन खींच रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, व्हाइट के साथ ग्रीन। ये इस पर लाइनिंग है, ठीक है। यहाँ पर ले लिए कॉपर क्लैंप, ये कॉपर क्लैंप है। इसी पे हम ले लिए कार्बन का, जैसा फोटो बनाया रहता है वैसा हम लोग बना रहे हैं, कुछ इस टाइप का। अब इसको कनेक्ट करते हैं बैटरी से, तो बैटरी से कनेक्ट करेंगे हम लोग निगेटिव प्लेट Al3+, इधर होगा निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव, ये आ गया प्लस, ये आ गया माइनस, ठीक है। ये हम लोग का हो गया। चलो अब बर्तन में तुम्हारे पास क्या है, ध्यान रखो, Al3+ O2-, मैक्सिमम यही है। नमक भी है लेकिन वो कम मात्रा में है, नमक उतना ही डाला गया है जिससे आयोनाइज कर जाए, बस में रहे। ज्यादातर कौन है, ये यही है हमारे पास बर्तन में, ठीक है। तो Al3+ और O2- ये हमारे पास बर्तन में है अल्युमिनियम के। तो ऐसे बहुत सारे होंगे, यही एक नहीं है, बहुत सारा होगा। नहीं, Al3+ O2- नहीं, ऐसे हम लोग का, ऐसे बुक में लिखा रहता है कि इसमें हम लोग डालते हैं Al2O3 एंड Na3Al F6, ऐसे दिया रहता है। नहीं, लेकिन हम समझने के लिए उसको आयनाइज फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। अब चलो, ये हम लोगों का जो है, ये जो व्हाइट वाला है ये आयरन का बना हुआ है, ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है ये है कार्बन। नहीं, ध्यान रखना, ये कार्बन का एक लाइनिंग बनाया गया है इस पर, ये कार्बन का लाइनिंग है, ठीक, ध्यान समझना। ये जो है ये क्लैंप है, कॉपर क्लैंप, यानी कि टांगने के लिए कॉपर क्लैंप, ये क्या है, कॉपर क्लैंप है। और ये जो है ये कार्बन का रड है, यानी ग्रेफाइट रड नहीं होता है कार्बन का रड, तो ये कार्बन का रड है, कोयला का रड, कार्बन रड है, दिक्कत है। चलो ये समझ में आ गया। अब हम इसको क्या किए, इस कार्बन रड को बैटरी से कनेक्ट कर दिए, इस बर्तन को कनेक्ट कर दिए किससे, निगेटिव टर्मिनल से, ठीक है। इसको कार्बन रड को पॉजिटिव टर्मिनल से और बैटरी को जोड़ दिया निगेटिव टर्मिनल को बर्तन से, ऐड कर दिए। अब क्या होगा, जैसे ही आप बैटरी का पावर बढ़ाइएगा, नहीं, इस पर क्या चार्ज है, निगेटिव चार्ज, तो जो भी पॉजिटिव आयन होगा वो पॉजिटिव आयन कहाँ जाएगा, निगेटिव प्लेट पर चिपकना शुरू करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तो चलो निगेटिव प्लेट रिएक्शन लिखो, निगेटिव प्लेट पर रिएक्शन लिखो, क्या होगा, Al3+ क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और कौन सी में कन्वर्ट करेगा, अल्युमिनियम सॉलिड में, जाकर प्लेट चिपकेगा कि नहीं चिपकेगा, बोलो इतना में दिक्कत है। चलो तो निगेटिव प्लेट पर हो क्या रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब रिडक्शन, और रिडक्शन का मतलब कौन सा प्लेट, कैथोड, बोलो दिक्कत है। तो यहाँ पर ये जो प्लेट है तो क्या कहेंगे, यानी बर्तन को यहाँ पे क्या बोलना है, कैथोड, बोलो दिक्कत है। तो ऑब्वियस है कि ये वाला क्या कहलाएगा, ये वाला कार्बन, ये क्या कहलाएगा, एनोड कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, कहलाएगा, बोलो दिक्कत है इसमें। तो निगेटिव प्लेट रिएक्शन समझ में आ गया। अब पॉजिटिव प्लेट पर होगा तो हमको ये तो दिखाई दे रहा है, अच्छा अल्युमिनियम निकल निकल के यहाँ पे चिपक रहा है, नहीं, तो हमारा अल्युमिनियम तो अलग होने लगा। नहीं, अब हमको क्या, ऑक्सीजन साहब का कहानी क्या है वो समझा जाए, यानी पॉजिटिव प्लेट पर अब क्या होगा वो समझो। चलो देखते हैं पॉजिटिव प्लेट। अब पॉजिटिव प्लेट का कहानी कुछ और ही है।
ध्यान दो, पॉजिटिव प्लेट पर क्या होता है, यहां पर देख लो पहले फिगर। पॉजिटिव प्लेट पर क्या होता है कि ये ऑक्सीजन जो है ये यहां पर नहीं जा रहा है, बस में रहा है, ये O2 माइनस कार्बन को खींच रहा है। ये O2 माइनस क्या कर रहा है, कार्बन को खींच रहा है। ये कार्बन से ना बना है जी, कार्बन 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 कार्बन, कार्बन का बना हुआ है, कार्बन के बहुत से आइटम्स मिले तभी ना बना हो कार्बन से, नहीं तो ये होता क्या है, नियमता क्या है, नियम है कि जितना पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन से निकला उतना ही निगेटिव आयन भी सॉल्यूशन से निकल जाता है, तो सॉल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल बना रहेगा। यही ना होता है इलेक्ट्रोलाइसिस में, ध्यान रखना है। लेकिन यहां पर एक और तरीका है कि जितना पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन से निकले उतना पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में आ जाए तो भी सॉल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। नहीं तो यहां पर O2 माइनस अब खुद इस पॉजिटिव प्लेट पर नहीं जा रहा है, सब पर पॉजिटिव प्लेट है बाबू, ये सब हम लोग का पॉजिटिव प्लेट है, ध्यान, सब कनेक्टेड है, इस पर भी प्लस साइन है, इस पर भी प्लस साइन, और इस पर भी क्या साइन है, प्लस साइन, ध्यान रखना है, तो सब पॉजिटिव प्लेट है। तो ये O2 माइनस कार्बन डॉट पर नहीं जाके कार्बन को खींच रहा है, ध्यान रखना है। तो अब ये बताओ कि इस पर क्या चार्ज है, माइनस, तो ये कार्बन को न्यूट्रल फॉर्म में खींचेगा कि C2 प्लस C4 प्लस के फॉर्म में खींचेगा, C2 प्लस और C फॉर्म, क्योंकि ये निगेटिव आयन है तो इसको न्यूट्रल कार्बन नहीं चाहिए, इसको पॉजिटिव आयन चाहिए, यानी कि C2 प्लस चाहिए या C4 प्लस चाहिए। तो चलो होता क्या है समझो, पॉजिटिव प्लेट पे क्या होता है कि पॉजिटिव प्लेट क्या चीज का बना हुआ है, ये मेड ऑफ कार्बन, ये कार्बन का बना हुआ है। होता क्या है, ये जो कार्बन है जो कि सॉलिड फॉर्म में है, ये -2 इलेक्ट्रॉन, तो माइनस में छोड़ दिया, कहां पर, रॉड पर ही 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, क्या किया, रॉड पर ही 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, और रॉड पर 2 इलेक्ट्रॉन छोड़कर सॉल्यूशन के किस रूप में आ गया, T2 प्लस के रूप में कहां गिरने लगा, ऑक्सीजन में गिरने लगा, नीचे गिरने लगा, बर्तन में गिरने लगा। चलो अब क्या होगा, ये जो C2 प्लस है ये किससे रिएक्शन करेगा, O2 माइनस से, नहीं, और रिएक्शन क्या बना दिया, CO, क्या बना दिया, CO, नहीं तो एक्चुअली कार्बन गैस बनेगा, क्योंकि ध्यान रखना बर्तन का टेम्परेचर कितना है, 1173 केल्विन, इसका टेम्परेचर क्या है, 1173 केल्विन, टेम्परेचर कम नहीं है, बहुत ज्यादा है, ध्यान रखना है। तो जो भी कार्बन यहां पर गिरेगा, नहीं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और गर्म होके जल जाएगा, और जलने के बाद क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो इससे हुआ क्या, इससे क्या हुआ कि निगेटिव आयन और ये कार्बन निकल गए, तो सॉल्यूशन न्यूट्रल रहा कि नहीं रहा, सॉल्यूशन न्यूट्रल रहा। क्यों, जितना पॉजिटिव आयन निकल रहा है उतना निगेटिव आयन भी निकल रहा है, लेकिन निगेटिव आयन किसके साथ निकल रहा है, कार्बन के साथ, किसके साथ निकल रहा है, कार्बन के साथ, यानी ये कार्बन और ये ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहे हैं और CO के रूप में बाहर निकल गए। तो ऑक्सीजन भी निकल रहा है लेकिन वो अकेले नहीं निकल रहा है, कार्बन के साथ जल कर निकल रहा है, कुछ दिमाग में बात जा रहा है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना होगा। तो यहां से हम लोग क्या दिखाया जाता है कि कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, C2 प्लस के रूप में सॉल्यूशन में आया, लेकिन वो C2 प्लस O2 माइनस से रिएक्शन किया और CO गैस का फॉर्मेशन करके बर्तन से बाहर निकल गया, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है। तो रिएक्शन करने का मतलब क्या कि C2 प्लस जल गया, क्या हो गया, जल गया, और जल के कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना लिया। बोलो दिक्कत है, नहीं तो एक्चुअली क्या हुआ, इसको ऐड कर दो, क्या हुआ, कार्बन सॉलिड है, C2 प्लस काट दें, चलो यहां पे क्या बचा, O2 माइनस प्लस O पर 2 माइनस और माइनस 2 इलेक्ट्रॉन बराबर CO गैस। बोलो दिक्कत है इसमें, कर सकते हैं ना, इतना में किसको दिक्कत है। तो ये हम लोग का हुआ। अब हम लोग को ओवरऑल रिएक्शन लिखना पड़ता है, ध्यान रखना है, तो ध्यान से देखो, ये क्या है, पहला रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 3, इसमें कितना है, 2। तो जब ओवरऑल रिएक्शन लिखा जाता है दोनों को जोड़ा जाता है, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 दोनों को जोड़ा जाता है, लेकिन लॉस और गेन बराबर करना होगा। चलो तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस है, तो इसमें कितना से गुना कर दें, 3 से, इसमें कितना से गुना कर दें, 2 से। बोलो दिक्कत है, नहीं तो इसमें 2 से गुना करो तो क्या आएगा, 2Al3 प्लस प्लस कितना होगा, 6 इलेक्ट्रॉन बराबर क्या आ जाएगा, 2Al सॉलिड आएगा। चलो इस रिएक्शन को लिखो, 3 से गुना करने पर क्या आएगा, 3 कार्बन सॉलिड प्लस 3 O2 माइनस माइनस 6 इलेक्ट्रॉन बराबर 3 CO गैस। बोलो आएगा कि नहीं आएगा,
अब इधर साइड में हम लिखते हैं ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन, तो ओवरऑल रिएक्शन में उदाहरण में जो लिखे थे वो क्या लिखे थे याद है? 2Al 3 प्लस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन बराबर 2Al सॉलिड लिखे थे। अब इसको लिख रहे हैं 3 कार्बन प्लस 3O2 माइनस माइनस 6 इलेक्ट्रॉन बराबर क्या लिखें? 3CO। बोलो दिक्कत है? इन दोनों को ऐड करें, क्या आएगा? 2Al 3 प्लस, दिखाई दे रहा है ना? आइए इसको उतार रहे हैं पहले, इधर देखो 3O2 माइनस 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन काट दें प्लस 3 कार्बन लिखें। चलो अब इसके बाद बोलो इधर क्या बचा? 2Al सॉलिड प्लस में 3CO। बोलो दिक्कत है? अच्छा ये देखो पॉजिटिव और निगेटिव अल्युमिनियम और ऑक्सीजन इन दोनों को मिला कर ऐसे लिखें Al2O3। अल्युमिनियम 2 गो ऑक्सीजन 3 गो, नहीं पॉजिटिव नेगेटिव चिपक गया तो क्या बन गया? Al2O3। अब प्लस में क्या? 3 कार्बन बराबर में 2Al और प्लस में यहां नहीं यहां लिखा जाए प्लस में 3CO। बोलो होएगा? देखो एनसीईआरटी में ही रिएक्शन दिया हुआ है, नहीं ये वाला रिएक्शन हम लोग को दिया रहता है, बाकी सब खा गया। बस में जितना हम लोग पढ़े सब खा पी के पचा गया। खाली लास्ट में रिएक्शन तक यही रिएक्शन तो होता है सिंपल सा, लेकिन एक्चुअली का हुआ नहीं सर सब लिखिएगा, क्योंकि अगर 5 नंबर में आएगा ना तो सब लिखिएगा। जानते हैं आजकल ट्रेंड ही बन गया ना, जानते हैं इसी कारण से ना जैसे टीचर्स जो है ना उनको पढ़ाने का मन ही नहीं करता है। जैसे बच्चे जो है ना वो कोई डिटेल्स नहीं पढ़ना चाहता है। जैसे हर किसी को है ना कि सर इससे कुछ करिए ना, कुछ चटनी बना के दे दीजिए ना कि हम खाली चाट लें हो जाए, पूरा खाना खिलाने के फिर मत रहिए। समझ रहे हैं? ट्रेंड ही चेंज कर गया। इसी कारण से अब जो पढ़ाने वाले टीचर है ना वो धीरे 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 डाउनफॉल हो रहे हैं। नहीं, और वैसे टीचर जो मतलब नहीं होता है कि बस इसे उड़ा रहे हैं वो ठीक है। नहीं, ऊपर ऊपर खाली छाली काट के खत्म तो हो गया लो, नहीं खत्म तो हो गया लो, बस मेरा हम लोग को मेटलर्जियो पढ़ाते हैं तो टाइम लग जाता है, बस टाइमिंग लगता है। चलिए देखा जाए तो Al2O3 3 कार्बन 2 एल्यूमिनियम प्लस 3CO आपको बनेगा। तो ये आपको समझना होगा कैसे हम लोग का ये बना, इसमें दिक्कत है। तो यहां से आपको क्या मिल गया? एल्युमिनियम मिला कि नहीं मिला? एल्युमिनियम आपको मिल गया। ये कहाँ मिला? कैथोड पर। ये कहाँ मिला? कैथोड पर आपको मिला। और ये कहाँ मिला? एनोड पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना। ये ध्यान रखिएगा एक बात इसमें कि 1 kg अल्युमिनियम फॉर गेटिंग 1 kg ऑफ अल्युमिनियम, ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, फॉर गेटिंग 1 kg ऑफ अल्युमिनियम 0.5 kg of carbon is burnt with oxygen। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि जितना अल्युमिनियम निकलता जाएगा उतना ही कार्बन जलता जाएगा, तभी ना न्यूट्रॉन न्यूट्रल रहेगा। ध्यान रखना है। तो लगभग 1 kg अल्युमिनियम प्राप्त करने के लिए कितना कार्बन जलता है? 0.5 kg कार्बन का रॉड जलते आता है। नहीं तो धीरे धीरे कार्बन जलेगा तो कार्बन का रॉड खत्म हो जाएगा। नहीं तो बार बार कार्बन का रॉड हम लोग को उसमें लगाना पड़ता है। बस में रहे, क्योंकि कार्बन बार बार जल के खत्म होगा, फिर नया रॉड लगाइए, फिर नया रॉड लगाइए, ठीक है? तो कार्बन रॉड को बार बार रिप्लेस करना पड़ता है। बोलो दिक्कत है? तो इस तरह से हम लोग का एक्सट्रैक्शन ऑफ अल्युमिनियम भी खत्म हो गया। ठीक है, चलिए ओके, तो आज के लिए इतना ही।